क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का किसी पूर्णांक के लिए 3m + 1 के रूप में होता है। सही ना, ध्यान समझिए, कह रहा है किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है, आपको सिद्ध करना या दर्शाना। सही ना, तो देखिए हम लोग सॉल्व किससे करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन से हम लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि ये चैप्टर का मेन मतलब यही है। तो आपको हमने बताया था यूक्लिड विभाजन में फॉर्मूला क्या होता है, a = bq + r। सही ना, अच्छा ध्यान समझिएगा, जब तक इसमें q कहता तो हमारा भागफल होता, तो उसके किनारे जो लगा होता वही हमारा b होता। लेकिन इस बार ये q नहीं है, यम है। यम मतलब कोई एक पूर्णांक है। क्या कह रहा है, किसी पूर्णांक के लिए मतलब यम कोई एक पूर्णांक है। तो भाई जब यम पूर्णांक है तो याद रखिए कि हम b किसको मानेंगे, तो यहाँ पर 3। देखो अगर कहीं ऐसे रहता है कि 9m, तो याद रखिए तब इसका हम फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टर इसका हो जाए 3 × 3। सही ना, और अगर कहीं जैसे 12m रहता तो भी इसका फैक्टर करते 2 × 2 × 3। तो जो सबसे बड़ा रहता उसी को हम b मानते हैं। सही ना, लेकिन चूंकि इसका फैक्टर नहीं हो सकता, इसलिए यही हमारा क्या होगा, b होगा। तो अभी के स्थिति में अगर हम कहें यहाँ पर अगर b 3 होगा, b कितना होगा, 3 होगा, तो बताओ r कितना होगा, 0 1 2। सही ना, क्या 2 से ज्यादा होगा, लेकिन हमको सिद्ध करना है कि इस पूर्णांक का वर्ग। तो मान लिया कि माना ये कोई पूर्णांक a है, मान लिया माना a क्या है, पूर्णांक। तो a के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, अगर a पूर्णांक है तो और हमने यहाँ लिखा 3। सही ना, क्या लिखा 3, तो q के स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, केवल q, क्योंकि हमारा भागफल तो q रहेगा। लेकिन हमको क्या पूछा है, वर्ग। ये दर्शाने की बात है कि आपको दर्शाना है। सही ना, तो हमने पूर्णांक माना a, तो ये हमारा कोई पूर्णांक है जिसमें हमारा जो 3 है वो हमारा हो गया b, और जो m है ये तो कोई भी पूर्णांक बन सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो हमने अगर b बराबर लेंगे इतना, तो यहाँ रखेंगे, देखो अगर b हमारा इसमें 3 बनेगा तो r क्या बनेगा, 0 1 2 बस। सही ना, इससे ज्यादा ऊपर तो बनेगा नहीं। तो यूक्लिड विभाजन में केस नंबर 1 में हम क्या बोलेंगे, जब r बराबर क्या हो, 0, तो उस समय a बराबर क्या होगा, b यानी 3q प्लस r के स्थान पे 0 यानी a का मान क्या होगा, 3q होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला उसको समझो, क्वेश्चन बोला है कि पूर्णांक का वर्ग यानी a का वर्ग, इसलिए हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अच्छा आपका देखो मतलब क्या उसको समझो, इस a को यह दिखाना है कि जो हमारा a² आएगा ना, a² वर्ग, ये हमेशा 3 और गुणे इस यम के स्थान पे कुछ भी आएगा। सही ना, और अगर हमारा अगले बार जब हम निकालेंगे, अगली बार a² तो ये आएगा 3 और यहाँ कुछ संख्या आएगी प्लस में क्या आएगा 1, इस रूप में आना चाहिए। सही ना, यही हमको स्क्वायर में दर्शाना है। तो हमने कहा r बराबर मैंने क्या रखा 0, लेकिन हमको a² में दर्शाना, किस में दर्शाना है, a² में। तो हमें यहाँ भी क्या बनाना चाहिए, स्क्वायर बनाना चाहिए, इसलिए हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ करेंगे वर्ग, तो बताओ क्या बनेगा, a², यहाँ होगा 3 का स्क्वायर 9q²। सही है ना, अब ध्यान सुनो, इसको हम a² अगर करेंगे तो क्या हम 9q² कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3q²। तो हमने मान लिया, माना 3q² कोई ना कोई क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक में हम क्या मान ले रहे हैं, यम। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि a² बराबर 3m। तो क्या फर्स्ट वाले के रूप में आ गया कि नहीं, भाई देखो यम हमारा कुछ भी हो सकता है, यम क्या हो सकता है, पूर्णांक। कह रहा है कि किसी संख्या का जो वर्ग है वो इतना गुणे m के रूप में होगा। तो हमने कहा यहाँ 3 आएगा और यम एक पूर्णांक है, उसके स्थान पे कुछ भी आ सकता है। तो हमारा ये आ गया 3q², ये हमारे यम के स्थान पे मैंने मान लिया। देखो 3 × 9q² आया। तो मैंने कहा आपको इस रूप में दिखाना, यानी ये जो संख्या देख रहे हैं ना, ये 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। तो हमने भी 3 का गुणज बना लिया। तो 3q² है, कोई कांस्टेंट नंबर है, इसलिए हमारा 3m के रूप में है।
लेकिन यही कह रहा है कि हमको इस रूप में भी होना चाहिए। तो चलिए r बराबर अभी हमने क्या रखा है 0, तो अगली बार हम रखेंगे r केस नंबर 2, केस नंबर 2 r बराबर कितना 1। अगर हम r बराबर 1 रखेंगे तो बताओ a बराबर कितना होगा इसमें, a बराबर b का मान हमने 3 माना था, q का मान q ही रहेगा प्लस r का मान 1। तो हमें स्क्वायर दिखाना है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ 3q प्लस 1 का स्क्वायर, सही ना। तो a स्क्वायर हमारा बनेगा, इसका देखो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, ये किसके रूप में है a प्लस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर, सही ना, प्लस 2ab 2 गुणे a का मान 3q प्लस b का मान गुणे b का मान 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। बताओ क्या बनेगा ये 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1। किसी को दिक्कत? यहाँ कुछ कॉमन बना सकते हैं क्या? 3 कॉमन बनाएंगे क्या बनेगा 3q भी कॉमन है, लेकिन हमको इस रूप में दिखाना है इसलिए हमने केवल 3 कॉमन लिया। 3 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 2q प्लस 1। देखो ये कहीं ना कहीं ये एक अलग से आ गया और ये एक पूर्णांक है जिसकी वैल्यू में पता नहीं है और ये हो गया 3। तो क्या अगर हम इसके बराबर m मान लें तो ये क्या 3m प्लस 1 के रूप में है कि नहीं? यस सर। तो यही हमको दर्शाना, सही ना। तो हमने क्या यहाँ पर मान लिया, क्या कर लिया मान लिया कि यहाँ पे m बराबर है 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो इसीलिए ये a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 के रूप में है। तो यही कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक यानी a, इसका जो वर्ग होगा वो या तो 3m के रूप में होगा कि 3 का गुणज होगा, 3 का गुणज होगा ये कहना है इसका, या फिर 3 के गुणज से 1 ज्यादा होगा, इस रूप में होगा। तो मैंने वैल्यू रखा इस रूप में आ रहा है। यहाँ पे देखो आया 9q स्क्वायर जिसको हम ऐसा बना सकते हैं 3 इंटू इतना, तो हो गया 3 का गुणज 3m के रूप में। और यहाँ देखो मैंने बनाया तो यहाँ पर इस रूप में आया कि नहीं? ये भी क्या q का मान आपको पता है? क्या इस q का मान आपको पता है? ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई पूर्णांक है, कोई ना कोई पूर्णांक है, और उस पूर्णांक को हमने अगर m मान लिया तो क्या 3m प्लस 1 के रूप में है कि नहीं? यस सर। तो यही हमको इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई 10वां। इसके पिछला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इसको भी करते करते अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगेगा। देखिए क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का, धनात्मक पूर्णांक यानी a मान लेते हैं वो धनात्मक पूर्णांक, इसी का जो घन होगा वो या तो इसके रूप में होगा, या तो इसके रूप में होगा, या तो इसके रूप में। मैंने अभी पीछे क्या बताया है कि अगर ये q के रूप में है, जैसे 6q प्लस 3 ऐसे रहता तो यही हमारा b होता, है ना। लेकिन अगर q नहीं है, कोई m x y z लगाया तो हम इसका करेंगे फैक्टर। क्या करेंगे? और जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा क्या होगा b होगा, सही ना, b b b, सही है। तो इसमें 9 है ना, तो 9 का फैक्टर क्या होगा 3 गुणे 3। अब भाई हम कह रहे हैं इसमें तो दोनों सेम है तो कोई एक ले लो, यही b है आपका, सही ना। तो ध्यान समझिए, माना वह पूर्णांक क्या है, माना वह पूर्णांक क्या है भाई a है, पूर्णांक क्या है a, तथा यहां से हम पता कर रहे हैं, यहां से 9 से पता करें कि b का मान कितना है 3, सही है कि नहीं। तो हम इसमें अच्छा एक बात बताइए, b जब 3 है तो शेष फल कितना होगा r, 0 1 2, सही है ना, बस इतना हो सकता है। तो देखिए अब हम प्रयोग किसका करेंगे, यूक्लिड विभाजन का, यूक्लिड विभाजन का, सही ना। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे तो यूक्लिड विभाजन में a बराबर bq प्लस r होता है कि नहीं। तो क्या हम केस नंबर 1 में क्या रखेंगे बताओ, r बराबर 0। तो बताओ a बराबर क्या बनेगा, b के जगह पे 3 q प्लस 0। हमको q, अच्छा इसके रूप में सिद्ध करने का मतलब क्या है कि 9 आएगा फिर आगे गुणज कुछ ना कुछ होगा,
सही ना, लेकिन कितना होगा वो पता नहीं है। यहाँ कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसके पहले 9 आएगा। बस इसका यही मतलब है कि इस रूप में होगा, लेकिन क्या चीज पूर्णांक का घन। तो हमको घन करना चाहिए, इसका दोनों पक्षों को क्या कर रहे हैं, क्यूब। जब क्यूब करेंगे तो a का क्यूब बराबर 3q का क्यूब। तो देखो a का क्यूब a क्यूब हो जाएगा बराबर 3q का क्यूब, तो 3 3 का 9, 9 3 के, तो 27 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 3 क्या, q का क्यूब। तो देखो भाई ये हो गया 9, ये कोई ना कोई पूर्णांक है, तो मान लिया वो पूर्णांक क्या है, m है। तो क्या उस पूर्णांक किसी दिए गए संख्या का पूर्णांक का घन 9m के रूप में है कि नहीं। 9m का मतलब है कि 9 का गुणज, 9 का गुणज। तो जहां हमने मान लिया है कि जो 3q है उसके स्थान पे क्या चीज m, तो वही 9m के रूप में होना और वही होना अंतर है। जैसे एक हम लोग कहते हैं ना सर कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं तो एक गुरु आपके पिता के समान होता है। पिता के समान होना और पिता होना में अंतर है, सही है ना। आपके पिता के समान है, पिता आपके नहीं है, ठीक। तो वैसे ये कह रहा है ना कि इसके समान होता है, यही होता है, ये वैल्यू नहीं है। तो इसके समान होने का मतलब 9 का गुणज होना, इसमें 9 का गुणज से 1 अधिक होना, सही ना, ये बोल रहा है। तो ऐसे चलो केस नंबर 2, केस नंबर 2 में बताओ r बराबर कितना रखेंगे, तो r बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो बताओ a बराबर क्या आएगा, b क्यूब, यानी 3q प्लस r की जगह पे 1, तो दोनों पक्षों का क्यूब करना होगा, घन निकालना है। तो इधर का क्यूब करेंगे तो a क्यूब, इधर करेंगे 3q प्लस 1 का, सही ना। फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, सही ना, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ये तो सबको पता है ना। आगे बढ़े तो देखो यहाँ a क्यूब मतलब 3q का क्यूब होगा कि नहीं, और यहाँ पर 1 का क्यूब यानी 1 का क्यूब, कोई दिक्कत। आगे 3 a की जगह पे 3q इंटू b की जगह पे 1, फिर कोष्टक में a प्लस b, होगा कि नहीं। अब देखो यहाँ 3 क्यूब का हो जाएगा 9, 3 3 का 9 3 के 27, क्या होगा भाई 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 का 9, क्या 9 का इसमें गुणा कर सकते हैं, 9 3 के 27 क्यूब का गुणा क्यूब में क्यू स्क्वायर प्लस 27 का गुणा 1 में करेंगे तो 27 क्यूब, सही है ना। अब ध्यान से देखिए इस पूरे नंबर में 27 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। क्या इस संख्या में 9 कॉमन ले सकते हैं, इतने तीनों में, तो a क्यूब बराबर देखो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 3q का क्यूब प्लस 9 3 के 27 प्लस 9 3 के 27 प्लस। अब देखो ये कोई ना कोई पूर्णांक है कि नहीं, आपको पता है कौन सा पूर्णांक है, नहीं, लेकिन कोई ना कोई पूर्णांक है। तो हमने मान लिया कि माना कौन सी वैल्यू भाई 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q बराबर m, तो बता a क्यूब किसके रूप में हुआ 9m प्लस 1 हुआ कि नहीं। अगला क्या दिखाना है 9 के रूप में होगा, तो r बराबर एक वैल्यू आपके पास और भी है अभी, तो केस नंबर 3, केस नंबर 3, सही ना। तो a बराबर b क्यूब, b के जगह पे 3, b के जगह पे q, क्योंकि यहाँ से फैक्टर किए थे ना, तो b बराबर होगा 3 इंटू क्यू प्लस r की जगह पे भाई 2, r की जगह पे 2, क्योंकि हमने केस नंबर 3 में r बराबर 0 रखा है। r के 3 मान संभव थे 0 1 2। आगे बढ़े तो देखो अब एक बात बताओ, हमको तो क्यूब करना है क्योंकि हमें क्यूब के रूप में ना सेट करना है, तो हम इसका दोनों पक्षों का क्या करेंगे क्यूब, तो इधर हो जाएगा a क्यूब, डायरेक्ट लिखे a क्यूब मतलब 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 का 9 3 के 27 का क्यूब, और 2 का क्यूब 2 दूना 4 4 दूना 8 प्लस
3 गुणे 3 क्यूब गुणे 2 अब कोष्टक में 3 क्यूब प्लस एक कैसे कोई गड़बड़? देखिए 27 क्यूब का क्यूब और 8 यहाँ देखिए 3 त्रिका 9 9 दूना 18 18 18 18 36 18 23 54 और क्यू का गुणा क्यू में करेंगे क्यू स्क्वायर 3 त्रिका 9 9 दूना 18 18 दूना 36 इंटू क्यू। किसी कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो ये जो क्यूब वाले हैं अगर इनको एक साथ ले लें तो क्या 9 से सब कटेंगे? 9 त्रिके इनको छोड़ रहे हैं, इनको छोड़ के इन सब में कमा ले रहे हैं 9 छक्का 9 चौके 36 प्लस ये आगे आया कि नहीं यार? अगर हम इसको एक पूर्णांक मान लें तो बताओ किसके रूप में हुआ? 9 प्लस 8 के रूप में हुआ कि नहीं? तो यही आपको क्या करना था? दिखाना था। बताओ इस क्वेश्चन में किसी कोई दिक्कत? नो सर। तो क्वेश्चन बोला था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप में होता है। इसके पहले भी क्वेश्चन में मैंने यही किया था, प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए इस रूप में होता है। तो हमने मान लिया। अच्छा इसमें एक वैल्यू आपको और देना चाहिए था, नहीं दिया क्योंकि हमारे पास शेषफल 3 है तो 3 वैल्यू देनी चाहिए था, सही ना? नहीं दिया तो हम क्या कर सकते है कि नहीं? तो इसमें 2 दिया था इसलिए मैंने 2 ही वैल्यू रखा। ठीक, नंबर 11 देखिए क्या है, कह रहा है इसमें 441 567 और 693 का एससीएम ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ये कर लिया क्वेश्चन? बता देते हैं, कुछ लोग नहीं आए थे कल, है ना? तो चलिए एक क्वेश्चन दिया 441 और दिया 567 और दिया 600। यही 3 संख्याएं हैं जिनका यूक्लिड विभाजन की सहायता से क्या निकालना है? HCF, सही ना? तो पहले इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसी 2 में सॉल्व कर लें। तो चलिए 441 और 567 में पहले सॉल्व करते हैं। तो ये बड़ा है, जब बड़ा है तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे क्या चीज? यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है भाई? a बराबर बी क्यू प्लस बताए थे ना? a क्या है? भाज्य, b क्या है? भाजक, q क्या है? भाग, r क्या है? ठीक है ना? तो देखिए अभी हम भाग किस में देंगे? 567 में। किससे भाग देंगे? 441 एक बार जाएगा 441, 7 में से एक आएगा 6 में से 4 जाएगा 2, यानी ध्यान से देखो यहाँ भाज्य कितना था? 567, सॉरी भाज्य, ये क्या है? भाज्य, और ये क्या है? भाजक, भाजक, और ये भागफल, और जो नीचे बच गया है तो ये है भाजक, कितना है? 441, भागफल 1, शेषफल, सही है ना? ये तो हो गया चरण 1। ठीक, अगला हम निकले जा रहे हैं चरण 2 में किसके लिए? देखो यहाँ जो है और जो यहाँ, तब की चरण 2 में 441 और किसका? 126 का। तो भाई 441 में भाग देंगे 126 से, कितनी बार जाएगा? 3 बार। ये 12 है या 44 है? 12 3 36, लगभग 3 बार। 3 छक्का 18, 3 दूना 6 7, 3 एका 3, 11 साठ गया 3, यहाँ बचे कितना? 13, 13 7 गया 6, तो कितना आया? 63। अगली बार लिखेंगे कितना? 441 बराबर इसके बराबर 126 गुणे 3 प्लस ये चरण नंबर 2। अगला होगा चरण 3 में देखिए ये और ये लेना। अच्छा एक बात और बता देते हैं, ये चैप्टर चाहे जैसा भी हो, अगले चैप्टर एकदम आसान हो जाएंगे, सही ना? एकदम आसान मतलब इतना ज्यादा आसान कि अब फिर क्या ही बताए, वो तो चैप्टर भी बताएंगे, है ना? सही है। चले बहुपद तो पीछे भी पढ़ा है ना, यहाँ आपके लेंगे 126 और किसको भाई? 63।
तो अब की बार क्या दिया जाएगा? 63 से भाग 100, 2 बार में पूरा, 2 बार में 63 गुना 126 खत्म यानी 0। तो यहाँ पर लिखेंगे कितने बराबर? 126 बराबर कितना भाई? 63 पूरे 2 बार गया, शेष पर कुछ नहीं आया नहीं। तो बता अभी HCF क्या हुआ यहाँ पर? तो क्या ये आंसर है क्या? भाई तीनों से निकालना था ना। अब ये 63 और किसका? 693, तो अब होगा 63 और 693, 63 और 600 सही है भाई। ध्यान से देखिए 63 और 693 में कौन बड़ा है? 693। ये बड़ा है किससे? 63। तो इसमें भी लिखेंगे चरण पहले इधर ना, फिर बाद में वो आएगा। तो देखो A बराबर BQ प्लस तो भाग दिया जाए भाई 693 में भाग देना कितने से? देखो 63 एक का 63 9 से 3 गया 6 खत्म 63 एक का ये तो खत्म हो गया। तो सीधे देखो A की जगह पे क्या आएगा? 693। B के जगह किससे भाग दे रहे थे? 63। और Q के जगह पे क्या आएगा? 11 प्लस R की जगह पे जैसे 0 हुआ HCF फाइनल हो गया, जिससे आखिरी में भाग दिया गया कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर यही क्या देता भाग विधि से तो एकदम एक कई बार में हो जाता है खत्म। सही है ना? आगे बढ़े कि नहीं? ये क्वेश्चन समझ आ सबको? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा भाई? दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का किसी पूर्णांक Q के लिए, Q एक पूर्णांक है ना, या तो 4Q या 4Q प्लस 1 के रूप में बताओ। ये Q के लिए सीधे सीधे दिया है, तो हम B बराबर कितना मानेंगे? 4। डायरेक्ट B बराबर 4 सही ना? तो ये हमको दर्शाना है ना। तो आगे हम बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से इसका 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 HCF हो गया सही ना? एकदम कौन से क्वेश्चन की तरह? इसकी तरह है। देखो यूक्लिड वाले से निकालना है तो ये भी हो जाएगा आगे, और हो जाएगा नहीं करके दिखाना। सही है? कर दिए हो? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या लिखा है, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? अभी जो पीछे क्वेश्चन बताया समझ आया? मंगल देखो भाई क्या कह रहा है? यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना 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 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 7, 11 या 15 प्राप्त हो। इसका शॉर्टकट एक तरीका बताएं, एकदम शॉर्टकट। देखो आपको बस ये संख्याएं लिख लेनी है। 3, 9, 8 लिखा है, 4, 3, 6 लिखा है, 5, 4, 2 लिखा है। सही है ना? शेष फल कितना आ रहा है? 7, 11 और 15। ये शेष फल है ना? तो शेष फल तब आता है जब वो संख्या नहीं कटती है। अगर हम कहते हैं कहीं 15 है, ये 2 से हम भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1। तो बताओ क्या है 2 15 से कटेगा? मतलब 15 2 से कटेगा नहीं। लेकिन एक बात बताएं, अगर इस संख्या में से शेषफल घटा दोगे तो कट जाएगा। सही है कि नहीं? तो हम क्या कर रहे हैं? उसमें शेषफल घटाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? शेषफल घटाने जा रहे हैं। घटाएंगे तो 18 में 7 गया, 8 में 7 गया 1, यहाँ बचेगा 9, 3। यहाँ देखो 6 में से गया 5, 3 में से गया 4, फिर कितना बचा? 3 में से गया 2, 4। यहाँ 12 से 5 गया 7, यहाँ बचेगा 13, 3 में से गया 2। अब ध्यान से सुनो, कह रहा वो ऐसी संख्या बतानी है आपको, ऐसी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिनसे इन सबको भाग दिया जाए तो शेषफल इतना है। मेरी बात दिमाग समझिएगा। हमने कहा शेषफल आ रहा था, शेषफल को हमने घटा दिया, यानी दी गई संख्या सब की सब उससे कट जाएगी। उस संख्या से चूंकि शेषफल बच रहा था, हमने शेषफल घटा दिया, इसका सारी संख्या उस संख्या से कट जाएगी।
और बड़ी से बड़ी वह संख्या जिससे सारी संख्याएं कट जाए, इसका क्या कहलाता है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे, उसका HCF होता है। मतलब अब इनका क्या निकालना है? HCF। बस निकाल दो HCF, वही आंसर होगा। ठीक, ये फर्स्ट तरीका। तरीका नंबर सेकेंड, ये समझ आया कि नहीं? पहले हमने क्या बताया, ध्यान सुनो। हमने कहा अगर कहीं ये लिखा है 21, क्या लिखा है 21, अगर हमको इसे 9 से भाग देना है तो 9 से भाग देंगे तो 9 दूना 18, शेषफल कितना आया? 3। एक बात बताओ, अगर हम 21 में से 3 घटा देते तो वो 9 से कट जाता है कि नहीं? कटता ना। तो यही ये कह रहा है कि हम जब उस संख्या से, वो बड़ी से बड़ी संख्या थी, इसमें मैंने भाग दिया तो शेषफल 7 बच गया। हमने कहा एक काम करो ना, 7 घटाओ, ये वाली संख्या उस संख्या से कट जाएगी। सही है ना? यहाँ कह रहा है इसमें भाग दिया तो 11 बच गया, तो भाई इसमें से इसको घटाओ, बच जाएगी, वो भी संख्या कट जाएगी उससे। और हमने कहा इसमें घटाया, ये भी कट जाएगी। और कह रहा वो बड़ी से तो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काट दे, इनका क्या कहलाता है? तो यानी इनका HCF निकाल लीजिए, हो जाएगा आंसर। समझ आया कि नहीं? तो वही हो जाएगी संख्या जिनका इनमें भाग देने पर शेषफल इतना 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 है। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए, ये तो हमारा शॉर्टकट तरीका था। नहीं, हम सॉल्व करके अब आप सबको इसका HCF पता है कैसे निकालना। ठीक है, वही यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करिए, चाहे भाग विधि का प्रयोग करिए। भाई हम कह रहे हैं चलो कोई नहीं, इनका हम HCF निकाल लेते हैं। सही ना? कि इसमें 391 से भाग देंगे, किसमें कितनी बार जाएगा? एक बार आएगा 391, 5 से गया 4, 12 से 9 गया 3, ये खत्म। 34 का भाग देंगे 391 में, एक बार जाएगा 34, 9 से 4 गया 5, खत्म। यहाँ बचेगा 51, तो एक बार जाएगा कितना आएगा? 34। 11 से 4 गया 7, यहाँ बचेगा 4 में से 3 गया 1, 17 से भाग देंगे तो कितनी बार में गया? यानी इनका 17 आया। अब 17 और इसका HCF निकालेंगे, तो 17 से भाग देंगे 500, 27 में 17 नहीं 51, 2 में से गया 1, यहाँ उठाने के साथ 17 का 17, यानी HCF कितना आया? आपको चेक करना है कि आंसर सही है कि गलत। 17 से इसमें भाग दीजिए जरा, तो 17 दूना 34, कितना बचेगा भाई? 34 पर कितना बचेगा? 5, 58 होगा ना। 17 3 51, कितना शेषफल आया? 7 है कि नहीं? अगला इसमें भी चेक करो, 17 दूना 34, कितना बचा भाई? 43 में से 6 इधर 3 उधर 9, 6 इधर 3 उधर 9, ये हो गया 96। 17 से भाग दो, 17 पचे 85, 17 6 का 102 होगा, 17 पचे 85 होगा। तो बताओ कितनी संख्या बची? हो गया कि नहीं? इसमें भाग देकर देख लो, 17 17 3 51 होगा, बचे कितना? 3 हो जाएगा 32, 17 दूना 34 हो जाता है, यानी एक ही बार भाग जाएगा। तो 17 में इधर 3 उधर 12, 17 3 20, तो उधर 12 बचा ना, 12 और 3 शेषफल आया कि नहीं? तो ये एक तरीका रहा एकदम सिंपल सा, और आपको भी समझ में आया कैसे आया, और आंसर भी इसका सही है। अरे भैया चेक कर लिया तो आपका सही आंसर नहीं हो सकता क्या? अब क्वेश्चन देखो कि हमको कैसे सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करना है यूक्लिड विभाजन से। हाँ ना करें? चलो भाई, यूक्लिड विभाजन का यूज करने जा रहे हैं, ध्यान सुनो। ये इसमें भाग देना, इसमें क्या करना है? यानी ये भाजक है कि भाज्य है? ये भाजक है कि भाज्य है? भाई इसमें भाग देना, यानी ये भाज्य है। भाज्य को हम A से प्रदर्शित करते हैं। एक बार A आया 398, और एक बार A आया कितना? 436, और एक बार A आया कितना? 530। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ पर शेषफल पहले वाले के लिए 7 था, यानी R कितना था? शेषफल R होता है। यहाँ पे R कितना था? 11। यहाँ पे R कितना था? 15। कोई दिक्कत? ध्यान सुनो, 15। ठीक है, सही है ना? बात आपस में नहीं। अब ध्यान सुनो, हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ये जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से, है ना? ध्यान से समझिएगा, बातचीत एकदम नहीं।
यहाँ पर A बराबर होगा B Q प्लस R। आपको निकालना क्या, उसको सुनो, जिससे भाग देना उसको निकालना, क्योंकि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग देने पर इसमें, तो यानी जिससे भाग देना वो है भाज्य, सॉरी भाजक, और भाजक होता है B, यानी आपको B निकालना। A कितना है बताओ, 398। B निकालना है, कितनी बार भाग जाएगा ये भी नहीं पता, इसको रहने देते हैं Q प्लस 7। तो 7 इधर जाएगा तो घटेगा ना, तो बताओ 398 में 7 जाएगा कितना बचेगा, 391 बराबर B इंटू, सही है ना। हाँ एक बात और, हम इसमें भाग देंगे तो भागफल कुछ और आएगा, इसमें भाग देंगे भागफल कुछ और आएगा, इसमें भाग देंगे भागफल कुछ और आएगा, सही ना। भागफल अलग अलग आएगा लेकिन भाजक सब में सेम रहेगा, सही ना, भाजक सब में सेम रहेगा। तो यहाँ पर मेरा ये B1 B है, ये Q1 है, सही ना। अगली बार अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट लिखे तो, अच्छा ध्यान से, यहाँ पर अगर हम कहते हैं यहाँ देखो भाग तो सब में B से ही देंगे, भाग किससे देंगे, B से। भाग सब में किससे देंगे, B से। तो मैंने कहा ये समीकरण नंबर हो गया 1। ऐसे ही यहां पर करेंगे यूक्लिड विभाजक से डायरेक्ट लिखें, A यानी कितना 436 बराबर B इंटू भागफल यहाँ अलग आएगा, इसको हमने लिख दिया Q2, लेकिन भाग देने वाली संख्या सेम है। और R कितना आया 11, 11 को इधर घटा देंगे तो जाके घट जाएगा 4, 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 35, 6 से गया 5, 3 में से गया 425 बराबर B इंटू Q2, समीकरण नंबर, सही है ना। यहां अगर करेंगे तो, यहां करेंगे तो क्या आएगा 542 बराबर B इंटू Q3 प्लस 15। ये सब क्या लगा है, यही यूक्लिड विभाजन, क्या लगा है भाई, कॉपी करके सबको जाने ही देते। ये भी वही यूक्लिड विभाजन से है, अगला भी किससे है, यूक्लिड विभाजन से। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, तो ये जब है तो इसको इधर भेजेंगे तो बताओ क्या आएगा, इसमें से वो घटेगा, 12 से 5 गया 7, 3 में से गया 2, बचे कितना 5, BQ3। मेरी बात ध्यान से सुनो, बात कोई नहीं करेगा। देखो ये B इंटू Q बराबर इतना आया, यहाँ B इंटू Q2 बराबर इतना आया, यहाँ B इंटू Q3 बराबर इतना आया। इसका क्या मतलब है कि देखो जैसे ये 7 गुणे ये कोई भी संख्या, जैसे हमने B को मान लिया 7 सपोज, तो ये कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। ये भी 7 गुणे 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है Q। और यहाँ पर भी ये B है और Q कुछ भी हो सकता है, 8 9 10। तो ध्यान सुनो, इन सारी संख्याओं का जब हमने गुणा किया, इस संख्या का गुणा B में किया तो इतना आया, इस संख्या का गुणा इसमें B में किया तो इतना आया, इस संख्या का गुणा B में किया तो इतना आया। इसका मतलब B सभी में कॉमन है। और कह रहा है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है ना, तो सब में कॉमन सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ये HCF होती है। सबसे कॉमन सबसे बड़ी से बड़ी संख्या HCF होती है, क्योंकि HCF का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कहीं ना कहीं इन तीनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है, HCF। तो HCF कैसे निकालेंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब देखो एक संख्या यहाँ है, एक संख्या यहाँ है, एक संख्या है, तीनों का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF कैसे निकलता है ये सबको पता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय पहले के लिए 2 का है ना, तो 1 को निकालेंगे, ठीक, जो भी उसका HCF है उसका तीसरे के साथ निकालेंगे, वही फाइनल आपका आंसर होगा। और आपको एक बात बताए, इसी का मैंने HCF पीछे निकाला था, सही है ना। तो वही सेम क्वेश्चन था, तो डायरेक्ट कैसे करना है, वो संख्याएं लिख देनी है, उनके नीचे उनका शेष को लिख देना है, घटा देना और भाग विधि से उनका HCF करना, सही है ना। और जल्दी से आंसर होके खाली हो जाएगा। तो बताओ आगे अब आपको क्या करना है, 391 425 425 और 527 का क्या निकालना है, HCF।
कोई दिक्कत? HCF क्यों निकालना है? क्योंकि इस B से ये भी कट जाएगा, B से ये भी कटेगा, B से यही भी कटेगा, तभी तो इसके गुणा किया गया कितना आया, कटेगा। और कह रहा है कि वो B सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, और बड़ी से बड़ी संख्या होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए मैंने कल आपको बताया हुआ था। अगला क्वेश्चन भी देख लो क्या कह रहा है जरा तो। का प्रयोग करके ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2053,957 को भाग देने पर शेष क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। अब इसको शॉर्टकट में कर लिया जाए। इसको उसमें माइनस करेंगे। हाँ, 2053 है 967, इस पे शेषफल 5 आता है, इस पे शेषफल, इसको क्या करना है बताओ, यहाँ कितना आएगा 2048 और यहाँ आएगा 907। HCF निकाल लिया जाए। 2048 में भाग देना है 907 का, बताओ ये 9 से 2 जीरो 2 छक्का 12 दूना 18 1 8 आएगा, 4 में से 2 गया 2, यहाँ कितना बचेगा 10 में से 9 गया 1, यहाँ खत्म। अब देखो 128 का भाग देंगे 900, देखो ये 12 है, ये 96, 12 8 96, लेकिन 8 8 64, 86 लाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी कितनी बार 7 7 8 56, 7 दूना 14 5 19 की 9 80 1 7 1 7 और 1 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचेगा 15, 15 से 9 गया 6, यहाँ 8 8 का गया खत्म। अब 64 का भाग देंगे 128 में, 2 बार फाइनल भाग किससे दिया गया, HCF होगा 64, यानी 64 ही ऐसी संख्या है इसमें भाग दोगे तो शेषफल 5 आएगा, इसमें भाग दोगे तो शेषफल 7। समझ आया कि नहीं? तो ये एक्सरसाइज यही तो होता है समाप्त। ठीक, अगला एक्सरसाइज है 1B। एक बार ध्यान से समझ लीजिए और बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, उसको हम दोबारा से बताते हैं। ये सब तो आपका थियरी था, यहाँ से क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा था, यूक्लिड विभाजन से क्या ज्ञात करना है, HCF। तो मैंने 2 तरीका बताया था, ये है यूक्लिड विभाजन और ये है भाग। तो आप किस चाहे जिससे चाहे उससे भी लगा सकते हैं, यूक्लिड विभाजन या भाग विधि से। इसका लगाओगे नहीं सब लोग, सभी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम कह रहा है 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्या है भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका HCF ये तो बता दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट ये भी बताया गया है। अगला क्वेश्चन ये भी क्लियर है, ये भी हो गया है सर। कोई दिक्कत? नो सर, ये अगला भी क्लियर है। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन चेंज हो रहा है। ये तो अभी बताया क्या, अच्छा सम विषम के रूप में है ना, कह रहा था विषम चार्ट दिया था, ठीक। क्या एक बात, अरे भाई हमने मान लिया था कि यहाँ 6 है, देखो 6q + 5 है, 6q + 1 है, ये है ना। यूक्लिड विभाजन में जो q के सामने होता है वही b होता है, क्या होता है b। हमने x में b, ये y माना था, हम चाहे तो यहाँ q भी कर सकते हैं क्योंकि y एक पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है। तो हमने कहा देखो यहाँ पर शेषफल अगर b हमारा 6 होगा तो शेषफल 5 तक हो सकता है, मैंने सारा वैल्यू रखा। ये चूंकि 6 से गुणा पाया तो 6 से गुणा 6 एक सम संख्या है, यानी प्राप्त होने वाली संख्या क्या होगी, सम संख्या। r बराबर ऋण रखा तो 1 जुड़ गया, यानी जब हम सम में 1 जोड़ के विषम ऐसे प्राप्त कर लिए, तुमने कहा एक सम ये था, हमको विषम छाटना था, विषम को हो गया आंसर खत्म। ठीक, अगला क्या है भाई, निकाल लेना है। ठीक, आगे अभी ये आज ही बताए हैं, कह रहा है पूर्णांक का वर्ग करना है। देखो इसके रूप में, यहाँ पर इसके रूप में, इसको अगर हम यहाँ मान ले तो हो गया 3m + 1 के रूप में। नेक्स्ट कह रहा है घन वाला, करता है घन। तो मैंने कहा था ना कि अगर q रहेगा तो वही संख्या b माननी है और बाकी रहेगा तो उसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना है, यहाँ गुणनखंड हो जाएगा कितना, 9 है तो 3 हो जाएगा, तो a बराबर 3, सॉरी a बराबर ही तुमको सिद्ध करना है ना। ये हमारा b बराबर हो जाएगा 3 और r का मान 0 1 2, 3 से कम ही रहना। ये वैल्यू ने किया और देखा सब जगह पर ऐसा जितना वो कह रहा था उतना सिद्ध हो गया। ठीक, अगला भी इसके पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था। ठीक, ये तो HCF LCM होगा, ये वही पिछले वाले की तरह कह रहा है वर्ग के रूप में सिद्ध करना है, तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट ये तो HCF निकालना है, ये भी क्या अच्छा ये अभी का है,
सही ना? तो कितना बचेगा? तुमने कहा देखो ऐसे मान लेंगे और इसमें सब में ये संख्याएं बी से कट रही हैं, इसका मतलब बी का क्या है? अब एचसीएफ है, तो एचसीएफ हमने निकाल लेना है। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चाहे तो यहाँ कोई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाओ चाहे ना लगाओ, आप भाग विधि कर लेना, लेकिन क्वेश्चन कहा है यूक्लिड विभाजन क्या है भाग विधि, वो भी बस लिखना, ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन सेम टू सेम डिट्टो ऐसे ही था, तो मैंने इसको शॉर्टकट में बोला। ठीक, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, ये आपके नई वाली बुक में मिलेगा। हाँ सर, ये मिली। हमको पता है भाई, तो ये हमने पुराने बुक के क्वेश्चन लिया था, नहीं तो इतना झंझट हमको लेने की कोई आवश्यकता नहीं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए अब ध्यान समझिए, नया एक्सरसाइज है, ठीक है? जो लोग कल नहीं आए थे शायद यहाँ से वो लोग समझ पाए, और रेगुलरिटी मेंटेन करिएगा, नहीं तो मैथ कमजोर हो जाएगा। और ये थियोरेटिकल है थोड़ा, तो थियोरेटिकल ऑलरेडी और पका हुआ होता है, सही है? तो ध्यान समझिए, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है ऐसे गुणा के रूप में लिखना, लेकिन इतनी छोटी छोटी संख्या जो किसी से ना कटे। तो अभाज्य गुणनखंड लिखना कैसे होता है? जैसे 140 है ना, आप ऐसे 140 का ये वाला भाज्य, सबसे छोटी से छोटी संख्या जिससे कट जाए, 2 से कटेगा कि नहीं? तो 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 2 0 0 है ना? फिर 2 से कटेगा कि नहीं? 2 तिहाई 6 बचेगा 1, 2 पंजे 10। ये तो आता है ना भाई। अब ध्यान सुनो, 2 के अलावा क्या ये 3 से कटेगा? 4 से 5 से 5 सत्ते 35। तो देखो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? कैसे लिखेंगे? 140 बराबर 2 गुणे 5 गुणे, यही होगा। लेकिन जब कोई ज्यादा बार आए ना, जैसे ये 2 बार आया तो घात पे 2 लगा दीजिए, गुणे 5 गुणे, ये इसका क्या है? समझ में आया भाई सभी लोगों को? चलो एक क्वेश्चन और एकदम बड़ा वाला, ये वाला बता दें कि ये चलिए 74 और 29। देखो इसका क्या होगा, तो भाई यहाँ लिख दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि विभाजिता का नियम, सही ना? आपको एटलीस्ट 1 से 5 तक क्या देखना है? 2 से कटना कटेगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा? लास्ट तो वाला कोई भी संख्या जैसे 4 5 6 9 कुछ भी हमने लिख दिया, ये इकाई वाला अंक अगर कट जाए तो पूरी संख्या कट जाएगी, नहीं तो संख्या नहीं कटेगी। तो क्या ये संख्या 2 से कटेगी? नहीं कटेगी। तो बताओ 3 6 6, बताओ ये 3 से कटेगी? 2 से कटेगी? 2 से कट जाएगी, सही ना? तो इकाई का अंक देखना, बस 3 के लिए आपको अंकों को जोड़ लेना। जैसे पूछे ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो जोड़ लो। 9 6 15, 15 5 20, 20 6, क्या 26 3 से कटेगा? यानी ये संख्या 3 से नहीं, इसको जोड़ो। 6 6 12, 12 3 3 से कटेगा कि नहीं? 15 3 से कट जाएगा, मतलब ये भी संख्या 3 से कट जाएगी। 4 के लिए ना किनारे के लास्ट के 2 अंक में भाग दे देना। अगर लास्ट का 2 अंक 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे 2 5 9 6 2 4 3, ये 2 से 4 से कटेगा कि नहीं? ये तो 4 से कट नहीं सकता। मान लो अगर हम यहाँ 4 लगा देते तो बस इतना अंक देखो 4 से कटेगा कि नहीं? यानी ये पूरी संख्या 4 से कटेगा। और 5 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, इकाई अंक पे या तो 0 हो या तो 5 हो, तभी कटेगा, नहीं तो 5 से पूरी तरह से नहीं। बस 5 तक आपको याद रखना है बस, ठीक? आगे अगर आएगा तो हम क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक है? देखिए ये किससे कटेगा भाई? 7 4 2 9। हमको इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो पहले इसका हमको क्या निकालना चाहिए? 7 4 2 9 भाग दिया जाए। इसको चेक करते हैं, ये क्या 2 से कटेगा? 3 से? देखो 9 2 11 11 4 15 15 7 22, 3 से कटेगा? 4 से? 4 तो सम संख्या है, ऐसे नहीं। 5 से? 5 के लिए 0 या है ना? 6 से कटेगा? अरे 6 एक सम संख्या, तो सम को ही काट पाएगा। 7 से? 7 1 का 7, 7 6 42, नहीं कटेगा। 8 से?
8 से कटेगा नहीं, 8 के लिए लास्ट का 3 होता है। 9 से जोड़ के देख लो, 9 तो 11, 11 4 15, 15 7 15 7 22। क्या 9 से 22 कटेगा? 10 से 11 से कटेगा सर। 11 से कट जाएगा। देखते हैं। अच्छा 11 से काटने का तरीका बताएं। ऐसे जोड़िए 7 2 9, इसके आगे का सही ना, फिर ये बीच में 4 9 13 है, ये तो गड़बड़ है सही ना। 11 से कटेगा कि नहीं देख लेते हैं। 11 से भाग देंगे, 11 छक्का 66, कितना बचेगा भाई? 8 हो जाएगा 82, 11 सते 77 बचेगा, 5 हो जाएगा 59, कटा 11 से। अगर हम जो ऐसे बता रहे थे, अगर ये बराबर बराबर आ जाता तो समझ जाना कोई 11 से कट जाएगा, या घटाने पर 0 या 11 से कटने वाली संख्या आती तो वो 11 से क्या हो जाता? कट जाता। लेकिन अभी 11 से भी नहीं कटेगा, तो क्या 12 से कटेगा? 13 से चेक कर लेते हैं सही ना। 13 से काटेंगे, 13 नहीं 39 बचे 5 13 65 13 छक्का 78, तो 13 बचे 65, बचेगा 9 हो जाएगा 92, 13 सत्ते 91 बचेगा 1 हो जाएगा। क्या 13 से कटेगा? लेकिन एक बात जरूर ध्यान देना, किसी से कटे या ना कटे वो अलग बात सही ना। अच्छा 13 के बाद 15 से भी नहीं कटेगा, 14 से तो नहीं कट सकता, 16 से भी नहीं कटेगा, 17 से देख लिया जाए। 17 बचे 17 बचे 85 था, 17 चौके 68, 4 बार जाएगा तो 68, तो कितना बचा भाई? 6 हो जाएगा 62, यानी 17 चौके 68, अब 4 बन जाएगा 17 51 है, यहाँ 62 था यानी 11 बच गया 119, 17 से 119 यानी 17 से कट जाएगा सही ना। 17 से भाग देंगे, 17 चौके 68, कितना बचा? 6, कितना बचा? 6 हो जाएगा 62, तो फिर 17 23 51, कितना बचेगा? 11 तो हो जाएगा 119, तो 17 5 85, तो 2 6 102, 17 7 सही है, बड़ी मेहनत के बाद। अच्छा एक बात और बता देते हैं, अगर ये 17 से अब की बार कट गया था तो अब आगे कहीं भी 17 से छोटी संख्या से नहीं कटेगा, ये 17 से बड़ी संख्या या 17 से ही कटेगा वो, ठीक, क्योंकि छोटी संख्या से कटना होता तो पहले ही कट जाता। चलिए अगली बार फिर से 17 से चेक किया जाए, 17 से कटेगा, 17 दूना 34 करेंगे तो बचे कितना? 9, तो कितना हो जाएगा? 97, नहीं कटेगा। 19 से काटिए तो 19 दूना 38, बचे कितना? 5, 19 से कट जाएगा, 19 दूना 38, 19 अब किससे कटेगा? ठीक, तो इसका गुणनखंड क्या होगा? 17 गुणे 19 गुणे 23। ये देख रहे हो सब अभाज्य संख्याओं से कटा है, बहुत खतरनाक है। ठीक, तो ये बताओ समझ आया कि नहीं? ये इनका क्या है? अभाज्य गुणनफल। क्या है? अभाज्य गुणनफल। किसी को कोई दिक्कत? इसका हो जाएगा भाई, पीछे सब लोग हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ये इसका हो जाएगा 5 से कटेगा, ये भी 5 से। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े भाई। चलिए अब आपको हम एक फॉर्मूला बताते हैं, सही ना। आपको यहाँ पर हम एक फॉर्मूला बता रहे हैं, पहले इस फॉर्मूला को समझिए। ठीक, एक संख्या में लिखा है 8, फिर लिखा है हमने 12। क्या क्या लिखा भाई? 8 और 12। देखिए 8 का अगर हम इनका HCF निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ? 4। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको काट सके तो कौन काट सकता है? 4। HCF कितना होगा? 4। LCM वह छोटी से छोटी संख्या जिनको ये दोनों काट सके, तो ये दोनों किसको काट सकते हैं? 24 को काट सकते हैं, यानी एलसीएम क्या होगा? जरा मेरी बात ध्यान समझिएगा। ये हो गया पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या B, ये हो गया HCF, ये हो गया एलसीएम। देखो इनका गुणा करेंगे कितना आएगा? 24। इनका गुणा करो 4 चौके 16, 4 दूना 8। सही है, दोनों संख्याओं का गुणा और उनके HCF एलसीएम का गुणा बराबर आ रहा है। एक और चेक कर लेते हैं जरा। जैसे मान लो ये 8 है, फिर हमने लिख देते हैं 12 लिए थे क्या? अब की दूसरा 16 20 ले लेते हैं, 16 और 20। बता इनका HCF क्या होगा? 4। किससे दोनों कटेंगे? 4 से। ये हो गया HCF।
एलसीएम जिनको ये दोनों काट सके, देखो 16 25 80, 20 चौके 80, और कोई छोटी संख्या नहीं है जिनको ये दोनों काट सकते हैं, सही ना? तो केवल 80, यानी एलसीएम कितना आया 80। जरा इनका गुणा करिए तो 8 चौके 32, 320, इनका गुणा करिए 16 दूना, सही है ना? मतलब इसका मतलब यह है कि अगर एक संख्या ए हो, एक संख्या क्या हो ए हो, और एक संख्या क्या हो बी हो, तो जो इनका गुणनफल होगा वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के है ना? तो इसको बोल रहे हैं पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर लस गुणे, यही फॉर्मूला है, सही ना? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे, या ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब एक बात बताओ, 2 गुणा 3 लिखे या 3 गुणे 2 लिखे, कोई फर्क पड़ता है क्या? 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो ये तो कोई बात नहीं है। तो मतलब ये फॉर्मूला आप याद रखें, पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या बराबर उनका एचसीएफ गुणे। आगे बढ़े, अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जरा ध्यान सुनो। कह रहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ, कुछ नहीं लिखा ना, गुणे एलसीएम होगा। ये आपको जांच भी करनी है, सही ना? तो पहले तो हम एचसीएफ एलसीएम दोनों निकाल लेते हैं, फिर जांच करते हैं। क्या कोई विधि बोला है क्या? तो हम लोग चाहे भाग विधि से निकालें चाहे गुणनखंड विधि से, कोई फर्क नहीं। तो हमारे हिसाब से गुणनखंड विधि आसान होगा, कारण क्या है कि उसमें दोनों एक साथ निकल जाते हैं, है ना? तो गुणनखंडी विधि कर लेते हैं। 26 का गुणनखंड, देखो हम कौन सी विधि करने जा रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड, इसका एचसीएफ 13 है, बहुत बढ़िया एकदम क्लियर विधि। यस, अभाज्य गुणनखंड विधि में 26 का होगा 2 गुणे 13, तभी तो 26 आएगा। ऐसे होता है 91 का क्या होगा? 7 गुणे 13, 13 सते आएगा कि नहीं? ये पता कैसे चलेगा? तो वही फैक्टर कर लेना, सही है ना? अब एक बात बताओ, एचसीएफ किसे कहते हैं? जो कॉमन हो, तो कॉमन कौन है? तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एलसीएम किसे कहते हैं भाई? जो कॉमन है वो भी और जो बच जाए वो भी। तो बचा क्या? 2 गुणे, गुणा किया जाए, आपस में थोड़ा डिस्कशन कम करो। गुणा करेंगे बोले 7 दूना 14 तेईस, या ऐसे समझो 13 दूना 26, 26 से 7 7 छक्का 42, 7 दूना 14, 14 और 4 18। तो एलसीएम कितना आया? कह रहा था एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या हम लोग ज्ञात कर लिए कि नहीं? किसी को दिक्कत? तो अब हमको जांच करना है कि ये सही है कि गलत। तो फॉर्मूला क्या है? संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही ना चेक करना है। तो हम पहले एलएचएस कर लेते हैं इसको, संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुणे बी। तो संख्या कौन कौन सी थी? एक था 26, एक था 91। गुणा किया जाए भाई, गुणा करेंगे तो 26 का गुणा करेंगे कितना आएगा? गुणा करो, 26 एक का 26 की 86 2, 26 में 9 को गुणा करेंगे 186 सर जी 23 66 आएगा, 23 66। अरे भाई ऐसे गुणा कर लो, कोई नहीं। अभी हम आपको शॉर्टकट भी बताते हैं गुणा करने का तरीका। गुणा कर लो 26 का और 91 का, 6 9 14, 2 1 का 2, 2 9 18। देखो 6 4 2 6, 8 5 13 कैंसिल, ठीक है? कितना आया? 23। अभी गुणा करने का भी तरीका बता रहे हैं, सही है ना? अब आरएचएस भी देख लेते हैं। आरएचएस क्या कहता है? एचसीएफ गुणे एलसीएफ। एचसीएफ कितना है भाई? एचसीएफ 13, एचसीएफ कितना है? 13। एलसीएम कितना है? 182। गुणा करें, देखो 13 दूना 26 की 86 2, 13 8 128,
13 8 128 गड़बड़ हो गया। 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106, इच्छा हासिल 10, 13 1 का 13 और 10, 11 66 23 66 क्या ये और ये बराबर है कि नहीं? लिखेंगे यल यच यस बराबर RHS। सही है ना? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? पहले तो एचसीएफ और एलसीएम निकालो, जिसको हमने यहाँ निकाल लिया। फिर कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या ये सही है कि गलत, तो हमने जांच कर दिया ये सही है, इसलिए एलएचएस बराबर 50। इसी कोई दिक्कत? अब थोड़ा हम लोग गुणा समझते हैं ना कि गुणा हम शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं। यहीं पे देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको गुणा करना है, जैसे 46 का गुणा करना, 96 का गुणा करना, कितने में? 48 में। बताओ, ऐसी संख्या में तो लंबा लंबा पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? तो गुणा कैसे कर सकते हैं? देखो, इस 96 को आप ऐसे लिख सकते हो 100 - 4 है कि नहीं? या दूसरा तरीका 48 का आप लिख सकते हैं 50 - 2, है ना? चाहे जैसे कर लीजिए। अगर हम इससे करेंगे, देखो इसको हम छोड़ देते हैं, इसी के स्थान पे लिख दिया 100 - 4। देखो 100 में गुणा करेंगे 48 का तो हो जाएगा 4800, सही ना? फिर 4 का गुणा करेंगे 4 8 32, 4 जगह 16 3 19, ये बीच में माइनस है, बस माइनस कर दो। 10 में से 2 गया 8, 9 से 9 गया 0, बचेगा 7 में से गया 6 4, ये इसका गुणनफल होगा। जी 9th में है, 9th में है। सही है कि नहीं? और आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप इधर 96 करें तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन देखो ऐसे आपको 2 बार गुणा करना पड़ेगा, एक बार 5 से, एक बार 2 से, है कि नहीं? ये समझ आया कि नहीं? अरे नहीं है, कोई नहीं, सीखो, सही है ना? एक बार और मान लीजिए, जैसे कहीं पे लिखा है 90, ये तो 90 हो गया, तो जैसे मान लो कहीं है 75, क्या भाई 75, और गुणा करना है 41 में, कैसे करेंगे? देखो 40 + 1 कर सकते हैं क्या? 40 का गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 से 28 2 30, एक 0 लगा देंगे 3000, और 1 का गुणा करेंगे तो 75 ही रहेगा, जोड़ देंगे तो कितना होगा? 3075। अच्छा सर, चाहे इधर से करे चाहे उधर से करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप ये बात नहीं, चाहे जिधर से करो, आपको ये ध्यान देना कि हम किधर से आसानी से गुणा कर सकते हैं। जैसे अगर हम 75 को चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं ना, 80 - 5, है कि नहीं? और हाँ, दूसरा एक तरीका और भी है, 80 - 5 को आप ऐसे भी कर सकते हो, 70 + 5। जब प्लस करेंगे तो जोड़ेंगे, माइनस करेंगे तो समझा कि नहीं? लेकिन यहाँ 2 बार गुणा करना होगा, ऐसे करेंगे तो केवल 4 का करना, 1 का गुणा करने का सकता समझा कि नहीं? चलो एक भारी भरकम देते हैं, 5 8 9 6 में गुणा करना है 9 9 9 से। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो 9 9 9 का मतलब है 1000, सही है कि नहीं? बताओ। अब देखो, अरे भाई यही तो आपको पकड़ना है, और मैंने कई बार बोला कि आपस में डिस्कशन बिल्कुल नहीं करना, है ना? देखो 1000 का गुणा करेंगे तो बस 5 8 9 6 1 2 3, और फिर 1 से गुणा करने का मतलब यही आ जाएगा 6 9 8 5, और क्या कर देना है? माइनस। तो देखो 10 में से 6 गया 4, 9 से 9 गया 0, 9 से 8 गया 1, 5 से 5 गया 0, फिर 9 8 5 हो गया। समझा कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। तो ये समझ आ गया कि नहीं? तुम लोग ना थोड़ा ज्यादा ही बात नहीं करने लगे, सही ना? रिप्लाई कम देते हो, बात ज्यादा करते हो फालतू, है कि नहीं? तो ये है आपका गुणा। तो चले आगे बढ़े भाई। तो क्या ये क्वेश्चन समझ आया? दूसरा कर लोगे कि एक और कर दें? हो जाएगा। कर करके आओगे? लिखे हो कि नहीं? चलो नहीं भी लिखे तो अगला क्वेश्चन कर लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और
बस उसमें चेक करने को दे दिया था, इसमें चेक करने को नहीं दिया। उसमें 2 का दिया था, इसमें 3। कोई दिक्कत नहीं। एक बार 12 का करो, एक बार 15 का करो, एक बार 21 का। 12 का क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3। अभी तो 2 दूना 4 3 12 आया कैसे? तो बस ऐसे 2 से भागने के 2 छक्का 12, 2 3 6 1 का, सही ना? 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का करेंगे, देखो 3 गुणे 5। 21 गुणा करेंगे 3 गुणे 7। हो गया गुणनखंड। अब एचसीएफ निकालना है ना, तो एचसीएफ में मतलब जो कॉमन मिले, देखो कॉमन कौन है? तीनों में होना चाहिए। एचसीएफ हो गया 3। एलसीएम क्या होगा भाई? सर वो सभी जोड़ लेंगे। सब में कॉमन 3 था, एक बार 3 लिखूंगा। अब जो बच गया 2 गुणे 2 गुणे 5। तो देखो 5 दूना 10, 7 दूना 14, 14 3 42, 420। ठीक, कोई दिक्कत? तो एचसीएफ एलसीएम निकल गया। आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं? तो फिर शांत नहीं रिप्लाई दिया करो। ठीक, आगे इसका कर लेंगे। देख लो, ना तो 17 किसी से कटेगा, ना तो 23, ना तो 29। जब किसी से नहीं कटेगा तो एचसीएफ 1, सही है ना? एलसीएम इन सबका गुणा हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखो 8 9 25, ये भी किसी से नहीं कटेंगे, मतलब कटेंगे लेकिन एक समान संख्या से कोई नहीं कटेगा। इसलिए एचसीएफ कितना होगा? 1। और एलसीएम कितना होगा? सबका गुणा किया जाएगा। ठीक है ना? तो समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा? क्यों भाई? चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, देखो इसका क्या मतलब पहले समझो। एचसीएफ इतने और इतने का इतना है ना? इसका मतलब है कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, सही ना? क्वेश्चन में क्या मतलब है? 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, तो कह रहा है एलसीएम आप 306 657 ज्ञात कीजिए। इसका मतलब 306 और 657 क्या ज्ञात कीजिए? एलसीएम। तो क्या एलसीएम निकालना है तो ऐसे करेंगे 306 कामा 657, फिर ऐसे। क्यों भाई? चलो ध्यान सुनो, पहली संख्या हो गई ए, ये हो गया बी, इनका आपको दिया है एचसीएफ, आपको इन्हीं का क्या निकालना है? देखो ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे है कि नहीं? ए दिया कितना? 306, बी है 600, एचसीएफ कितना दिया था? एलसीएम निकालना। ये इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, काटेंगे इससे, तो देखो काट दिया जाएगा नहीं? 9 से काटेंगे तो 9 सते 63, बचेगा 2, 9 त्रिके 27। अब 306 का इसमें गुणा कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा? एलसीएम। गुणा किया जाए, गुणा करोगे भाई? 300 गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 सते 21, इतना 6 त्रिके 12, 6 त्रिके 18, 6 से 42 और 1 43, जोड़ेंगे तो 8 3 9 4 13 83 लेके 1 1 2 फिर 2, कितना हो गया? 22,338। यही सब क्या है? हो जाएगा सर, हो जाएगा। ठीक, किसी कोई दिक्कत भाई? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? तो आपके दिमाग में आया होगा कि हम फॉर्मूला लगा रहे, वो निकाल लेते हैं गुणनखंड वाला, है ना? लेकिन देखो फॉर्मूला से, देखो इस क्वेश्चन का यही मतलब है। कभी आपको ऐसे देना जैसे 306 1215, है ना? और इसके पहले अगर ऐसे एलसीएम लिखा है, इसका मतलब है कि इनका और इनका एलसीएम बराबर में जो देगा वो जैसे कह देगा 5 8 9 3 2, ये इसका क्या है? एलसीएम। इसका मतलब ये है ए, ये है बी, और ये इनका क्या है? एलसीएम। तो एचसीएफ आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए, या ऐसे भी कह सकता है कि एचसीएफ 306 कामा 1215 क्या होगा? समझा कि नहीं? ऐसे भी लिख सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत? ये समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दीजिए। क्या लिखा हुआ है भाई? ध्यान सुनो, कह रहा है कि 225 और 60 का एक्ससीएफ 225 गुणे 5 माइनस 10 एक्स हो तो एक्स का कुछ मिस प्रिंटिंग
है ना, तो किसका मान ज्ञात करना है, यक्स। ठीक, तो कह रहा है इनका अगर यक्सीयफ इतना हो तो ये जो यक्स लिखा उसका मान ज्ञात। देखो ध्यान से समझो ये कहा क्या है। ठीक, देखिए आपको ये पता है कि ए का वैल्यू दिया है 225, बी का वैल्यू दिया है 60 और इनका एचसीएफ जो है वो दिया क्या है 225 गुणे 5 माइनस 10। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कोई दिक्कत है क्या किसी को? तो यहाँ पे आया 10, देखो 5 पचे 25 की 5 80 2, 5 दूना 10, 10 दो 12 की 2 80 1, 5 दूना 10 है 11 और ये तो इसका गुणा हो गया, ये 15 उधर जाएगा तो माइनस। तो देखो 10 यक्स बराबर घटेगा तो 25 में से 15 जाएगा तो है ना, एक जीरो से एक जीरो खत्म। तो यक्स बराबर कितना आया 1 1 1 आंसर। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में कहता ना कि इनका ये एलसीएम है तो हम क्या निकालते, एलसीएम और कर देते इसके बराबर। ठीक है, एचसीएफ का एचसीएफ निकाल के बराबर, एलसीएम कहेगा तो एलसीएम निकाल के बराबर, फिर सॉल्व कर लेंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? तो अगला क्वेश्चन भी देख लो भाई, कह रहा है इनका एचसीएफ इतना हो तो एलसीएम बताइए, फॉर्मूला लगाना है 1 गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सर अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कल।